नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। और मैं हूं आपका हुकम सिंह भाटी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले जो वीडियो लेसन हुआ था उसमें हमने जो है गुर्जर प्रत्यार और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे बढ़ते हैं और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्लास अजमेर के चौहान, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उनके जो प्रमुख शासक हैं, कौन कौन से शासक हुए थे, क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी, क्या क्या उनकी उपाधियां थी, वो सारी की सारी आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि यही प्यार और स्नेह आप आगे भी रखेंगे और मुझे है जो प्रेरित करेंगे कि मैं इसी प्रकार के जो वीडियो है वो आपके सामने लगातार ला सकूं। जैसा कि दोस्तों, हमारी जो जर्नी है वो 1 महीने पहले 0 से शुरू हुई थी और आज 100 सब्सक्राइब इतने कम समय में, केवल 1 महीने के अंदर आप सब लोगों ने प्रदान किए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अजमेर के चौहानों की, जो कि पहले गुर्जर प्रत्यारों के समय सामंत हुआ करते थे और उसके बाद जो वासुदेव चौहान था, जिसे चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है और इनका मूल स्थान जो है सपाद लक्ष्य सांबर कहलाता है और इनकी प्रारंभिक राजधानी छतरपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि वासुदेव को सांबर झील का निर्माता भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो सांबर झील एक प्राकृतिक झील है, लेकिन कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि वासुदेव चौहान ने जो है सांबर झील की निर्माण करवाया है। तो दोस्तों, चौहानों की प्रारंभिक जानकारी में वासुदेव लिखित जैनक में मिलती है और इसमें चौहानों को चाहमान कहा गया है। जो प्रारंभिक जानकारी चौहानों की है वो पृथ्वीराज की लिखी हुई जयानक में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें इनको चाहमान कहा गया है। अगर चाहमान का अर्थ देखें तो चाह से होता है चाप, यानी धनुर्विद्या में अव्वल, ह से हरि यानी भगवद गीता में विश्वास रखते थे, माँ यानी मान, अतिथि जो भी आता था उनका वो आदर सत्कार रखते थे, और न यानी नीति के वो पालक थे। इसी प्रकार चौहानों को धनुर्विद्या में पारंगत, गीता में विश्वास, मेहमानों का आदर सत्कार और नीति की पालना करने वाला माना जाता था। इसीलिए जो जयानक में इन्हें चाहमान कहा गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चौहानों की शाखाओं के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। तो हमें केवल अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, लेकिन जानकारी के लिए थोड़ी सी जो है जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सांबर के चौहानों को शाकंभरी के चौहान कहा जाता था और इनके संस्थापक थे वासुदेव। फिर आता है जालोर में जो चौहान है उनको सोनगरा चौहान कहा जाता है और इनके संस्थापक थे कीर्तिपाल, याद रखना दोस्तों। फिर आता है सिरोही शाखा के चौहान, इसके संस्थापक थे लुम्भा। अजमेर चौहान के संस्थापक अजयराज और रणथंभौर के चौहान शाखा के जो संस्थापक थे वो गोविंदराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र। और बूंदी के चौहानों को हाड़ा चौहान कहा जाता था और इनका जो है संस्थापक देवा चौहान को कहा जाता है। और नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण चौहान को कहा जाता है। अब दोस्तों, सीधा का सीधा आते हैं अजमेर के चौहानों पर। सबसे पहले पढ़ते हैं अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अजमेर के चौहान। तो अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति के अगर संदर्भ में देखें तो वैसे ही बहुत सारे मत हैं। जैसे राजपूतों की उत्पत्ति के थे
सबसे पहले है अग्निवंशीय मत। अग्निवंशीय मत की अगर हम बात करें तो इसमें पृथ्वीराज रासो, मुहुणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, इन तीनों ने चौहानों को अग्निवंशीय चौहान माना है। फिर आते हैं सूर्यवंशी चौहान। तो सूर्यवंशी चौहान की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, बेदला शिलालेख और घनश्याम दास हीराचंद ओझा, GH ओझा के अनुसार ये सूर्यवंशी थे। फिर आता है चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी में प्रमुख रूप से हंसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर शिलालेख माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, उसमें ये बताया जाता है। फिर आता है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश, ये बिजोलिया शिलालेख है और ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इस समय इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश, बिजोलिया शिलालेख। चलो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करें शासकों की। तो प्रमुख शासक हम यहाँ पे बात करेंगे, उसमें पहला शासक है गुवक। गुवक दुर्लभ राज का पुत्र और प्रथम स्वतंत्र शासक था। मैंने जैसे पहले बताया था कि ये जो परथियार थे उनके सामंत हुआ करते थे, तो दुर्लभ राज का पुत्र गुवक प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक था। इससे पहले गुर्जर परथियारों के सामंत हुआ करते थे। इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हर्ष की पहाड़ियां सिक्कर पर करवाया था। प्रमुख रूप से दो ही बातें याद रखनी है, एक तो ये प्रथम स्वतंत्र शासक था और इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, वो भी हर्ष की पहाड़ियां सिक्कर। फिर आते हैं विग्रहराज। तो विग्रहराज अनिहल पाटन के मूलराज प्रथम को पराजित करते हैं और बडोज में कुलदेवी माता आशापुरी जी का मंदिर निर्माण करवाते हैं। दो बातें इनमें महत्वपूर्ण है, एक तो मूलराज प्रथम अनिहिल पाटन के मूलराज प्रथम को पराजित करते हैं और दूसरा बडोज में आशापुरा माता का मंदिर बनवाते हैं। फिर आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय को वेरीगढ़ की उपाधि प्राप्त थी और इस उपाधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो शत्रु का संहारक होता है। फिर आते हैं अजय राज। तो हमारी जो जानकारी है वो यहीं से शुरू होगी, हम जो टॉपिक वाइज बात करेंगे वो अजय राज से शुरू होगा, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है वो केवल और केवल अजमेर के चौहान है, वो केवल पृष्ठभूमि के लिए हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे। तो बात करते हैं अजय राज। अजय राज ने 1105 से लेकर के 1130 तक अपना शासन किया था, जिसमें उसने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया और उसके सेनापति सुलहाना को बंदी बना लिया था। उन्होंने 1133 में अजमेर और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजमेर का निर्माण भी करवाया था, अजमेर नगर बसाया था, और अजय मेरू दुर्ग जैसे तारागढ़, गढ़बीठली, राजपुताना की कुंजी, वो थोड़ा आगे आप देखते हैं, का निर्माण करवाया था। इसने अजयपुरी द्रमस नामक रजत सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के अजय राज चौहान ने चलाए थे, जिसका नाम था अजयप्रिय द्रमस नामक। फिर इन्होंने सोमवती और सोमलवती नाम के सिक्के भी चलाए थे, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम था सोमवती, जिसे सोमलवती भी कहा जाता था, और उन्हीं की जो है ऊपर इन्होंने सिक्के चलाए थे, सोमवती और सोमलवती। और ऐसा बताया जाता है कि 1130 में इन्होंने अपने पुत्र अर्णोराज को राज्य सौंप दिया और वनवास के लिए निकल गए थे। तो दोस्तों पहले जो अजयमेरू दुर्ग है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अजमेर दुर्ग का नाम तो वैसे तारागढ़ है, और इसे गढ़बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गढ़बीठली भी कहा जाता है। नाम तारागढ़ है और गढ़बीठली पहाड़ी पर है, इसीलिए गढ़बीठली भी कहा जाता है। इस दुर्ग को राजस्थान के बीचों बीच होने के कारण राजस्थान का अरमान कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, राजस्थान का अरमान तो अजमेर का दुर्ग है, लेकिन राजस्थान का अंडमान जैसलमेर का दुर्ग है, सोनार दुर्ग। इसी दुर्ग का नाम गढ़बीठली और इसी का नाम राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी गढ़ ने झेले हैं, इसीलिए इसका नाम राजस्थान का नाका भी है। दोस्तों याद रखना, तारागढ़ गढ़बीठली पहाड़ी पर होने के कारण
राजस्थान का अरमान बीचों बीच होने के कारण और सर्वाधिक आक्रमण झेले इसीलिए राजस्थान का नाका। अब आगे बात करते हैं अजयराज के बाद में आते हैं अर्णोराज पर। तो दोस्तों अजयराज का पुत्र था अर्णोराज, इसने 1130 में शासन अपने हाथ में ले लिया था। वैसे 1133 में इसका राज्याभिषेक माना जाता है और इसे महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और इस उपाधि की जो जानकारी है वो रेवासा शिलालेख में मिलती है। इसने मालवा के यशोवर्मन को पराजित किया था। अजयराज ने नरवर्मन को और इसने यशोवर्मन को पराजित किया था। फिर आते हैं चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज जिसने सिद्धपुर बसाया था को उसने पराजित किया था और उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था। फिर आता है चालुक्य कुमार शासक था कुमारपाल, जयसिंह का पुत्र था, जिसने वापिस से बदला लेते हुए अर्णोराज को हराया और अर्णोराज की पुत्री जिसका नाम था जलहन और जलना, जलहन कहीं पे जलना भी लिखा हुआ मिलता है, से कुमारपाल ने विवाह किया था। याद रखना अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया और जयसिंह के पुत्र कुमारपाल ने अर्णोराज की पुत्री से विवाह किया। फिर आते हैं अनासागर झील और पुष्कर में वरा मंदिर के साथ साथ 12 मंदिरों का निर्माण जो है वो अर्णोराज ने करवाया। देवबोध और धर्मघोष नाम के 2 विद्वान इसके राज दरबार में रहते थे और अर्णोराज की हत्या इसी के पुत्र जगदेव ने कर दी थी और इसीलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? पितृहंता का मतलब होता है जो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी संभालता है। फिर आता है चौहानों का प्रमुख शासक विग्रहराज चतुर्थ। इसका जो राज कार्य था वो 1158 से लेकर के 1168 10 साल रहा था। बात करते हैं इसकी उपाधियों की, तो इसने विशलदेव और प्रमुख रूप से कहीं जगह सीधा विशलदेव चौहान ही लिखा हुआ मिलता है। फिर आता है कटिबंधु और कविबंधु। ये एक रचनाकार थे, खुद कविताएं लिखते थे, खुद नाटक वगैरह लिखते थे, इसीलिए इनको कविबंधु भी कहा जाता है और इनका उल्लेख जयानक में मिलता है। कविबंधु और कटिबंधु। विग्रहराज खुद एक विद्वान था और इसने विद्वानों को आश्रय भी दिया था, इसलिए उसको विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। और दशरथ शर्मा जी ने इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल माना था। दशरथ शर्मा ने चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को माना था? तो विग्रहराज चतुर्थ। और इसके दरबार में सोमदेव जिन्होंने ललित विग्रहराज की कीर्ति और नरपत नालय जिसने विशल देवरासों की 14 खंड लिखे थे, इनके दरबारी कवि थे। विग्रहराज ने खुद हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था जिसमें विग्रहराज और उसकी पत्नी देसल देवी की प्रेम कहानी का उल्लेख है और जिसकी कुछ पंक्तियां आज भी 2.5 दिन के झोंपड़े और कुछ पंक्तियां राजा राम मोहन राय के स्मारक पर मिलती है। क्योंकि उसको 2.5 दिन के झोंपड़े को पहले जो संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी उसको तोड़वा करके फिर जो है इसको मस्जिद बना दिया था, तो उसमें कुछ जगह जो ये पंक्तियां मिलती हैं। विग्रहराज ने संस्कृत पाठशाला बनवाई और विशलदेव नगर का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो संस्कृत पाठशाला तोड़वा दी और फिर उसका निर्माण मस्जिद के रूप में करवा दिया, जो कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाया। फिर विग्रहराज ने तोमरों से दिल्ली छीना था और गजनी के खुसरो शाह को भी पराजित किया था। तो पराजित करने की अगर बात आए तो तोमरों को पराजित कर दिल्ली छीना और गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। फिर आता है विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भयभूति दोनों की होड़ कर सकता था, ये कहा था किलहरन ने। क्यों कहा था? क्योंकि विग्रहराज एक कवि भी था और एक अच्छा योद्धा भी था। चलो दोस्तों अब आगे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान। अगर पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो
शायद ऐसा कोई होगा जो पृथ्वीराज चौहान को नहीं जानता होगा। पृथ्वीराज चौहान चौहान शासकों में प्रमुख शासक था, अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू शासक कहे जाने वाले थे। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी और पिता सोमेश्वर, जिन्हें प्रताप लंकेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। ये बहुत कम उम्र में 11 साल की उम्र में राजगद्दी संभाल ली थी। इसीलिए इनके जो मुख्यमंत्री थे कैंपास कदमदास, वो इनके संरक्षक थे और भुवनमल इनके सेनापति थे। उपलब्धियों की अगर बात करें तो ये दल पुंगल विश्व विजेता कहलाते थे और राय पिथौरा यानी युद्ध में कभी पीठ न दिखाते थे। दरबारी विद्वानों की बात करें तो जयानक थे, बागेश्वर थे, चंद बरदई, जनार्दन और पृथ्वी भट्ट, ये प्रमुख थे। पृथ्वीराज चौहान, पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गए थे, शासन संभाल लिया था। इनकी अगर प्रमुख बात करें तो प्रारंभिक समस्याएं थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक समस्याओं के बारे में। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 11 वर्ष की उम्र में है जो राजगद्दी पर बैठ गए थे, उन्होंने अपना शासन संभाल लिया था। तो उस समय उनके खिलाफ और काफ़ी लोग थे जो उनको राज्याभिषेक नहीं होना देना चाहते थे। उनमें प्रमुख रूप से थे अपने चाचा, पृथ्वीराज के चाचा थे अपारगे, उनका पुत्र नागार्जुन, जो कि खुद राजा बनना चाहता था। इसीलिए 1178 में गुड़गांव के युद्ध में है जो पृथ्वीराज चौहान ने इसका दमन कर दिया। फिर बात आती है पंजाब की एक उपद्रवी जाति थी भंडानको। वो भंडानको जाति बार बार अजमेर और इसके आसपास के क्षेत्र को परेशान करती थी। इसीलिए 1182 के युद्ध में है जो पृथ्वीराज ने इनका भी दमन कर दिया। फिर एक युद्ध हुआ महोबा, और जिसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। 1182 में ही ये युद्ध भी हुआ था और इस युद्ध में बुंदेलखंड की जो राजधानी है, बुंदेलखंड जाजाबुक्ती की राजधानी, जहाँ का शासक था परमर्दी देव चंदेल, और उनके सेनापति थे आला और उदल, जिनकी कहानियाँ बहुत फेमस है और आज बच्चे बच्चे को जो है आला उदल की कहानियाँ सुनाई जाती है। तो आला उदल जो अपना शासक था परमर्दी देव, उससे कुछ नाराज़ होकर के जो गहड़वाल शासक था जयचंद, कन्नौज शासक जयचंद, उसके पास चले गए थे। कन्नौज शासक जयचंद पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था, तो वहाँ पे चले गए थे। लेकिन जैसे ही आला उदल को पता चला कि परमर्दी देव पर पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध कर दिया है, तो वो दोनों अपने देश प्रेम के लिए पृथ्वीराज से लड़ने के लिए आए और दोनों वीर गति को प्राप्त हुए और ये युद्ध महोबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया। फिर बात आती है भीमदेव चालुक्य, उनसे संघर्ष हुआ। उनसे संघर्ष ऐसा कहा जाता है कि एक इंचिनी देवी राजकुमारी थी, सलक पंवार शिरोई का राजा था सलक पंवार, उसकी पुत्री थी इंचिनी देवी। उससे भीमदेव विवाह करना चाहता था, लेकिन उसका विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो गया, जिसके कारण भीमदेव और पृथ्वीराज के मध्य 1184 से लेकर के 1187 तक भयंकर युद्ध हुआ नागौर के आसपास। और उस युद्ध में कभी भीमदेव और कभी पृथ्वीराज चौहान भारी रहे, लेकिन अंत में भीमदेव का सेनापति था जगदेव, उसके प्रयासों से 1187 में पृथ्वीराज और भीमदेव के मध्य जो है वो राजीनामा हो गया, संधि हो गई। फिर है जो जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य जयचंद की पुत्री संयोगिता का जो प्रेम प्रसंग है वो पृथ्वीराज के साथ था, उसके कारण युद्ध हुआ। और कुछ लोग बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो कि तोमरों के पास थी और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का ननियाल था दिल्ली, वहाँ पे सल्तनत को लेकर के दोनों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गहड़वाल को भी हरवा दिया, इसीलिए बाद में जो जयचंद गहड़वाल है उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। फिर बात आती है प्रमुख युद्ध पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल के तरह इनका युद्ध।
तो तराइन के दो युद्ध माने जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में करनाल हरियाणा के पास हुआ, जिसमें पृथ्वीराज का सेनापति था गोविंदराज, पृथ्वीराज का पुत्र था, और रणथंभौर में बाद में इसने जो है चौहान वंश की शाखा भी शुरू की थी। और दूसरा था खंडेरा। खंडेरा और गोविंदराज दो सेनापति थे, और इस युद्ध में गोरी घायल हो गया और गोरी को भागना पड़ा, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात 1193 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को डराने के लिए पहले दो दूत भेजे, जिसमें पहला दूत था क्यूम उल मुल्क और दूसरा दूत था रुकनुद्दीन हम्बा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया। उसके बाद में युद्ध हुआ। युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान प्रारंभ में काफ़ी आवी था, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान का हाथी मारा गया, और उसके पश्चात वहाँ पे एक घोड़ी थी नाट्यरंबा करके, वो युद्ध की घोड़ी नहीं थी, और वहाँ पे उस घोड़ी पे पृथ्वीराज चौहान सवार हुए, लेकिन वहाँ पे जो है उस घोड़ी ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, और पृथ्वीराज चौहान को उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसमें भी जो है अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। इसमें एक मत तो यह है कि इस युद्ध के पश्चात गौरी और पृथ्वीराज दोनों ने सम्मिलित शासन किया तथा एक सिक्का चलाया, जिसके एक तरफ पृथ्वीराज तो दूसरी तरफ जो है तुगलक बिन शाम मोहम्मद गोरी के चित्र लगे हुए थे, ऐसा कहते हैं गोपीनाथ शर्मा। फिर कुछ मत है जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण का अच्छा ज्ञाता था, और इसी के कारण उसने जो है मोहम्मद गोरी को जो है उसी के गजनी में हरा दिया, और वहाँ पे जो है उसकी हत्या कर दी। और ये कहते हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई की जो लिखित है उसमें, तो उसमें शब्दवेदी बाण के द्वारा गोरी की हत्या बताई जाती है, और बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदई भी जो है एक दूसरे को कटार गोप कर मार लेते हैं, ऐसा मत चलता है। फिर हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को कैद करके जो है ले गए और अंत में हत्या कर दी, ये कहता है हमीर महाकाव्य। कुछ जो मोहम्मद गोरी के साथ इतिहासकार आए थे उसमें फरिश्ता और मन्नास उल सिराज, ये दोनों कहते हैं कि पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़ा गया और वहाँ पर मार दिया गया। वहीं अबुल फजल कहते हैं कि उसको गजनवी ले जा करके मार दिया गया। और इन सब के बावजूद जो है इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम महान हिंदू शासक था। इसके पश्चात ऐसा कोई महान हिंदू शासक नहीं हुआ था जैसे पृथ्वीराज चौहान थे। तो दोस्तों, आज हमने जो है चौहान वंश की पूरी जानकारी यहाँ पे प्राप्त की। चौहान वंश को हमने जाना, और चौहान वंश से जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में डिस्कस किया। और दोस्तों, ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं और इनका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ गुरुजी 7773 पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे ज्वाइन करके आप जो है हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें जो फॉलो करना चाहते हैं और हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी विथ गुरुजी 7773 पर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका प्यार और जो स्नेह है वो इसी प्रकार बनाए रखना, और हम लगातार इसी प्रकार के जो है वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको जो है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका अध्ययन करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।